नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विलियन। इस चैप्टर में अब आपको बताना चाहूँगा, आप 11th में विलियन पढ़ेंगे और वही बात 12th में भी विलियन पढ़ेंगे। दोनों में ये फ़र्क होगा कि दोनों का ये कहा जाए कि दोनों का पहला क्लास ही माना जाएगा, यानी कि 12th का पहला या दूसरा क्लास जो है विलियन में बस पहले एक बार पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे। 12th के एक या दो क्लास के बराबर हम 11th में पढ़ेंगे। पर इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और कई लोग तो 11th में पढ़ते ही नहीं हैं, तो आप ऐसा मत करिए, आप इसको सीखिए, अच्छे से पढ़िए। क्या लिख रहे हैं? नो वॉइस तो आ रही होगी, चेक करिए और बताइए मुझे, सुनाई दे रहा है आपको? यस, नो? भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहे हैं? अच्छा, नहीं बोल रहे। चलिए तो देखें, विलियन क्या होगा कि सिंपल एक भाषा में कह सकते हो कि ये मिक्सचर है। विलियन इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, या कुछ लोग घोल बोलते हैं। अब अलग अलग बात है, अलग अलग तरह से लोग बोल सकते हैं, अलग बात है, पर है ये विलियन। विलियन किसे कहेंगे? विलियन को अगर हम शॉर्ट में बोलें तो समांगी मिश्रण है। होमोजेनस मिक्सचर। इसका मतलब है कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, यानी जिसका मिक्सचर है वो बिल्कुल हर जगह पे बराबर मिला होगा, एक दूसरे में मिक्स होगा। तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, अगर परिभाषा दें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, दो या अधिक पदार्थों, कुछ लोग शुद्ध पदार्थ लिख देते हैं, अलग बात है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, पर यह शुद्ध लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी। दो या अधिक पदार्थों के, क्या बोला था मैंने? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यहां पर परिभाषा भी आपके लिए आसान हो गया, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहेंगे। अब समांगी और असमांगी में क्या अंतर है वो जरा समझेंगे। मैं यदि आपको बोलता हूं, एक गिलास पानी लिया आपने और उसमें थोड़ा सा नमक घोल दिया, ठीक है, या शक्कर घोल दिया, क्या है, जल में नमक घोल दिया, नमक मिला हुआ है, तो यहाँ पर पानी है और नमक है। ध्यान रखना, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों मिक्स हो चुके हैं। किसी भी बूंद को उठा लिए, कहीं का भी बूंद उठा लीजिए, आपको एक ही जैसा स्वाद नजर आएगा, एक ही जैसा स्वाद होगा, कोई स्वाद अंतर नहीं होगा। तो क्या हुआ? और देखने में भी कैसा होता है? पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है, कहीं पे पता नहीं चलेगा नमक है, कहीं पर पानी है। ऐसा है कि एक ही तरह की दिखाई देगी हर बूंद। अगर किसी भी बूंद को उठा करके अगर आप चेक करेंगे तो हर एक बुक में नमक और पानी का जो परसेंटेज है हर बराबर रहेगा, या किसी भी स्थान का, किसी भी। तो ये जो चीज़ आप नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे क्या लिखा है? पदार्थ के द्रव्यमान और अणुभार में क्या अंतर है? बेटा मैंने जिस दिन आपको ये पढ़ाया था उसी दिन आपको पदार्थ का नहीं बोलते हैं, है ना, पदार्थ का
क्या लिखा है, द्रव्यमान और अणुभार में क्या अंतर है। अणुभार यानी कि किसी भी यौगिक से रिलेट करता है ये। आपने प्रश्न पूछा है तो बता देता हूं, जबकि ऐसे प्रश्नों को आप क्लास के अंत में पूछिए तो मैं आपको जवाब दूंगा। थोड़ा रुकिए, मैं बताता हूं आपको लास्ट में। ये अलग लीक से हट करके क्वेश्चन है तो वो बाद में बात करूंगा, पहले जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, मत बोलिएगा। कभी भी मैं लास्ट में बोलता हूँ कि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, उस टाइम पूछिए। इससे क्या है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होता है। आप इसे पकड़ के चलेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, तो लास्ट में बताऊंगा। कभी भी हर एक बच्चा याद रखिएगा, अपना प्रश्न पूछने के लिए अपना प्रश्न नोट करके रखें और लास्ट में पूछें। चलिए, तो क्या बोला मैंने, पानी और नमक का हो गया। पानी और शक्कर को भिगोलते हैं तो वैसे ही नजर आता है, ठीक है, वैसे ही हो जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं नमक और शक्कर को दोनों को मिला दो, मिक्स करो, तो आपको कभी हर एक क्रिस्टल को उठा उठा के मैं आपको बोलूँगा चखो, तो कभी नमक आएगा कभी शक्कर आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। तो दोनों की ठोस अवस्थाओं को मिलाएंगे तो ऐसा ही होता है। तो मिक्सचर दोनों है, पर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हर एक बूंद में भी बराबर दोनों मिल रहे हैं। लेकिन एक में जैसे आप मिक्सचर खाते हो, रियल में आप जो भुजिया उजिया खाते हो तो देखो कभी नमक ज़्यादा लग जाता है हल्का सा, कभी शक्कर ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी इलायची आ जाती, कभी किशमिश आ जाता है, कभी काजू आ जाता है, कभी सेब ही आ जाते हैं। यस, तो सब कुछ अलग 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 कभी कभार उल्टा सीधा आते रहता है। तो वो क्या होता है, वो असमांगी है। मिट्टी उठाइए, उसमें हर एक बराबर नहीं रहेगा, कहीं पे कंकड़ ज़्यादा कहीं पे कुछ है, तो ये समांगी नहीं है, विसमांगी कहलाएगा, है ना, हेट्रोजीनस कहलाएगा। तो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस दोनों मिक्सचर दो प्रकार का होगा, समांगी और विसमांगी। जब मिश्रण कैसा हो, समांगी हो, तभी वो विलयन कहलाएगा, सीधा सा मतलब है। तो मिश्रण, अब अगर हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, एक बार हम पदार्थ के बारे में भी सोच सकते हैं। पदार्थ मैंने शायद बताया था क्या, पदार्थ तीन प्रकार का होगा। पदार्थ तत्व यानी कि एलिमेंट, मैटर, तत्व यानी कि एलिमेंट। पूरे दोनों नाम को जानना चाहिए, इसलिए मैं बोल देता हूं। अगर जिनको हिंदी ही पकड़ना है हिंदी पकड़ लीजिए, जिसको इंग्लिश पकड़ना है इंग्लिश पकड़ लीजिए। यौगिक, कंपाउंड, कभी पढ़ाया था क्या? पढ़ा चुका हूं ना पूरा, परिभाषा भी लिखा चुका हूं। और क्या होता है, मिश्रण होता है, मिश्रण, मिक्सचर। पदार्थ तीन प्रकार का होगा। अगर हम कहें कि पूरी यूनिवर्स बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है, ब्रह्मांड मूल रूप से दो भागों से बना होता है। एक कहलाता है पदार्थ यानी कि मैटर, और दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी। ये दो भागों से बना है। इसी में से ये पदार्थ है तीन प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं में अगर हम बात करें, तत्व की बात करते हैं, तो तत्व क्या है, समान। मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि ये बात भाई मिश्रण आ जाएगा फिर और दूसरी चीजें आ जाएंगी, तो फिर वो बात फिर से अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तो साथ में हो जाएगा। तो पदार्थ जो है, हम यहां पर कह रहे हैं तत्व किसे कहेंगे, समान परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। इसके उदाहरण के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आवर्त सारणी उठाइए, सब मिल जाएगा। तत्व कहलाता है, ठीक है। फिर योग और उदाहरण की बात करता हूं, तो उदाहरण है क्या चीज इसका, उदाहरण मैंने कहा ना, आवर्त सारणी में जो भी है, आप जो भी याद किए हो वो सभी क्या है, तत्व है। चाहे वो हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, सल्फर हो, जो भी है सभी क्या है, तत्व है, जो आवर्त सारणी में मिलते हैं। यौगिक, यौगिक क्या होगा, यहां पर ये कह सकते दो या अधिक
तत्वों के निश्चित अनुपात से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो जो भी फॉर्मूला होगा जिसमें एक निश्चित क्या मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं, जिसके एक निश्चित फॉर्मूला मिलते हैं, वो सभी क्या हो गया, यौगिक होगा। यानी जिसका फॉर्मूला होता है तो यौगिक होगा। तो उदाहरण क्या ले लेता हूं मैं, उदाहरण ले लेता हूं पहले कुछ एक उदाहरण। जो भी आप जानते हैं जिसका फॉर्मूला बनता है, जिसका एक निश्चित फॉर्मूला, जैसे ये देखो NaCl, C6H12O6, कॉपर सल्फेट। तो जिनका एक निश्चित फार्मूला होता है उनमें एक निश्चित अनुपात होती है। सोडियम और क्लोरीन का एक एक अनुपात है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 अनुपात कितना है, 12:6 है। इसी तरह से ये सभी क्या चीज़ है, यौगिक है। तो आपको यौगिक समझ में आया? बिल्कुल। अब मिश्रण की बात करूँगा तो मिश्रण क्या है, मिक्सचर क्या होते हैं, सॉरी मिश्रण ना, मिक्सचर किसे कहेंगे? यहां पर कह सकते हैं दो या अधिक तत्व या यौगिक या दोनों मतलब तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग होंगे। या तत्व और यौगिक भी हो सकते हैं, दोनों के क्या बोले, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक दोनों के अनिश्चित, कोई जरूरी नहीं होता कि अनुपात एकदम हमेशा निश्चित ही रहेगा, अनिश्चित अनुपात में बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। अब यहां पे मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि कोई भी दो पदार्थ या तीन पदार्थ या चार पदार्थ मिलकर के क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है। जैसे मैं उदाहरण में दे देता हूं, नमक प्लस शक्कर है ना, का मिश्रण। इसी तरह से मिट्टी एक मिश्रण है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसी प्रकार से हवा बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं आप, कोई ऐसा नियम नहीं है, है ना। आप तालाब का पानी है ना, या नदी का पानी, या जो भी पानी होगा वो एक तरह का मिश्रण है, वो शुद्धतम रूप नहीं है पानी। यहाँ तक कि बारिश के पानी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कि प्रश्न दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से पहचानिए तत्व यौगिक मिश्रण कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, आवर्त सारणी में जो जो रखा हुआ है सभी एलिमेंट्स है, तत्व है। उन्हीं एलिमेंट्स को एक निश्चित अनुपात में मिलकर के जो भी पदार्थ बना होगा, जिसके एक निश्चित फॉर्मूला बन जाएगा, वो कहलाएगा यौगिक। और जिसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता है, जिसमें दो या अधिक पदार्थ, वो चाहे तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, और दोनों के भी मिक्स हो सकते हैं, तो वो कहलाएगा मिश्रण कहलाएगा। तो ये देखें, अब हम मिश्रण में बात करें कि मिश्रण दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, समांगी विसमांगी। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कह दे रहे हैं। अब ध्यान रखिए, तो विलयन क्या चीज है? समांगी मिश्रण। और समांगी और विसमांगी का अर्थ हम समझा चुके हैं आपको। तो याद रखना, विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विलयन या समांगी मिश्रण। विलयन हो गया। अब यहां पर यह समझने वाली बात होगी कि यहां पर विलयन को जरा समझेंगे, विलयन के प्रकारों की तरफ चलते हैं। विलयन को हम कई प्रकार से बांटते हैं। एक तरीका होता है, पहला होगा द्विघटकी विलयन। इंग्लिश में बोलें तो बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से ट्राइनरी सॉल्यूशन, त्रिघटकी विलयन। त्रिघटकी विलयन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से चतुष्घटकी विलयन, टेट्रानरी सॉल्यूशन। तो ये और भी आगे जा सकता है। 5 घटक, तो यहां पर शब्द में समझ में आया 2 घटक यानी कि 2 पदार्थों से, त्रिघटकी यानी 3 पदार्थों से, 4 घटकी 4 पदार्थों से। तो ऐसे विलयनों का नाम रखा गया। तो इनमें हम समझेंगे, हमारा कोर्स जो है ना बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है। सॉरी, बाइनरी सॉल्यूशन। दो घटकों से, या 2 घटक शब्द ना लिखें तो घटक की जगह हम कहेंगे पदार्थों से। पदार्थों से बना विलयन। द्विघटकीय विलयन कहलाता है। ठीक है, अब द्विघटकीय विलयन में 2 घटक होते हैं, ये पता चल गया। तो पहले घटक को हम कहेंगे विलायक। एक घटक को कहा जाएगा विलायक, जिसको कहेंगे सॉल्वेंट। हाँ जी, एक मिनट, सॉल्वेंट। अरे यार सॉरी, ठीक, वो एक्चुअली थोड़ा सा हिल रहा है कहीं सा। हाँ, दूसरा कहलाता है सॉल्यूट। दूसरा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, यानी कि विलेय। पहला है विलायक, दूसरा है विलेय। यहां पर आप समझने वाली बात यह है कि जब विलयन पढ़ रहे हो तो किसे सॉल्यूट कहेंगे, किसे सॉल्वेंट कहेंगे, यानी किसे विलायक और किसे विलेय कहेंगे। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो मैंने कहा, यदि आपसे ये कहता हूं, 1 गिलास मैंने पानी लिया, ये पानी है, 1 गिलास जल है, और उसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर मिला दिया। कितना है? 1 चम्मच। ठीक है, अब इसके बाद अच्छे से हिलाया तो एक विलयन मिल गया। ये लीजिए, ये शक्कर का विलयन है। ये तो दोनों अलग अलग है, अभी फिलहाल मिला नहीं है, समझो। अब ये शक्कर का विलयन है, का विलयन है। मुझे बताओ, शक्कर और जल में कौन विलायक है, कौन विलेय? जो तुम्हारे, मैंने कुछ भी नहीं बताया, आपने जो पढ़ा है ना पहले, उसके आधार पे बताइए। बोलिए। शक्कर विलायक। शक्कर विलायक है।
शक्कर विलेय है, तुमने कहा शक्कर विलेय है, ठीक, इसको विलेय कहा। और जल जल विलायक है। कैसे पता चला ये शक्कर विलायक है और जल विलेय है? ठीक, अच्छा विलायक बोले क्या? चलिए ठीक है, आपने विलायक कहा। चलिए कैसे कहा आपने ये बताइए, क्योंकि जो सीख रहे हो आज सीखो, फिर 10 दिन के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बननी चाहिए। वो क्वेश्चन है ना, और वो भी गलत टाइम पे क्वेश्चन नहीं पूछने का, लास्ट में पूछने का जो भी पूछना है, क्योंकि उस दिन का टॉपिक डिस्टर्ब होता है। चलिए बोलिए लास्ट में। हाँ मिलता है तो शक्कर मिलेगा पानी से। अच्छा, शक्कर पानी से मिलेगा, यानी कि जो मिलता है वो विलेय है और जो मिलाता है वो विलायक है। यानी जिसमें घोलते हैं, है ना, जिसमें घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, लिक्विड है, अल्कोहल में घोल सकते हैं, जैसे जो जो भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें घोला जाता है किसी चीज़ को, वो विलायक होता है। आप लोग क्या कहते हैं? तो एक और एग्जाम्पल बना रहा हूं, ठीक है। चाशनी, चाशनी भी बनता है, तो काफ़ी मात्रा में शक्कर ली जाती है, आपको पता है, ठीक है नहीं, फिर उसमें पानी भी लिया जाता है। मैं यहाँ पर जानता हूँ कि मान लो 500 ग्राम शक्कर लिया गया है, ठीक है, तो पानी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 200-150 ग्राम ही पानी लगेगा, है ना। चलो मैं 100 ग्राम पानी ले लेता हूँ। 100 ग्राम जल। सीखने का मतलब ये थोड़ी है कि भागो भागो, सीखने का मतलब है सीखते हुए आगे बढ़ो। तो बताइए, ये एक विलयन बना इन दोनों को मिलाने से, यानी क्या कहते हैं, चाशनी बना। इन दोनों के मिलने से क्या बना? चाशनी बना। इसमें विलायक कौन सा होगा, विलेय कौन सा होगा? जो दिमाग में आता है वही बोलना है, कुछ ऐसा नहीं कि मतलब स्पेशल मेरे से आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे। बोलिए। जल विलेय होगा। जल क्यों विलेय होगा? जल, आपने इसको विलेय कहा और आप इसने विलायक कह दिया। भाई पानी में ही घुलेगा ना शक्कर, शक्कर में थोड़ी घुलेगा पानी। बोलो, शक्कर में पानी को घोलते हो? तुमने कहा परिभाषा, उसके अनुसार बता रहा हूं। नहीं सर, जल विलायक। अच्छा, अब बात पलट गया। जल विलायक है, ठीक है, और पानी शक्कर विलेय है, ठीक है। चलिए, जो घोलता है, जिसमें घुलता है कोई चीज़, वो विलायक होता है, और जो घुल जा रहा है वो विलेय है ना, जिनको घोलते हैं वो विलेय है। चलिए ठीक है। अब याद रखना, जो परिभाषा आपने अभी तक दिए हैं कि जिसमें घुलते हैं वो विलायक है और जो घुलता है वो विलेय है। घुल गया, घुलने वाला चीज़ विलेय है। नमक है, शक्कर है, यानी जो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो विलेय होते हैं। सीधे से मतलब उसी को घोलते हैं ना। जा रहे वो रंग को घोल दे तो रंग को घोल दे तो रंग हो गया विलेय, जो घुल गया। क्या विलेय है इसमें? रंग। किस में घोले थे? पानी में। क्या है ये? विलायक है। ओके, ऐसे ही बात करते हैं ना हम लोग नॉर्मली। परिभाषा वैज्ञानिक होनी चाहिए, क्योंकि एक बार में उस चीज को समझना जरूरी होगा। तो यहां पर याद रखना, परिभाषा हम करेंगे विलेय और विलायक का। तो पहली परिभाषा हम दे रहे हैं विलायक का, सॉल्वेंट का। जब परिभाषा आएगा तब बताना क्या है। विलयन के, अब मैंने घटक शब्द यूज किया था, कंपोनेंट शब्द यूज किया था, घटक कंपोनेंट, तो उसको घटक को क्या कहा था मैंने? पदार्थ। ठीक है, तो आप समझ लें, विलयन के वे घटक, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा
अब ये मात्रा के आधार पे है, यानी कम है ज़्यादा है वो पदार्थ उस आधार पे परिभाषा बन रहा है। जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं, यानी विलायक को दर्शाएंगे ए से। संकेत देने पड़ेंगे आगे जाकर के। बोलो क्या हुआ? विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। तब परिभाषा दूसरी चीजों के लिए भी लिखने वाले होंगे हम। विलेय, सॉल्यूट। सॉल्यूट की परिभाषा क्या होगी? बोलो। हाँ, विलयन के वे घटक आप लोग लिख लीजिएगा जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, इसे बी से दर्शाते हैं। परिभाषा क्लियर है? बोलो ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल को लेकर के जवाब दे सकेंगे, एकदम परफेक्ट जवाब देंगे। अब नमक पानी में शक्कर घुला हुआ है तो इसमें विलायक कौन हुआ? क्योंकि अधिक है, और ये हाँ, अब एकदम परफेक्ट परिभाषा हुआ। तो याद रखना, वैज्ञानिक रूप से जो भी हम परिभाषा देते हैं वो हमेशा परफेक्शन में देने की कोशिश करते हैं। और जब हम नॉर्मल जब कोई परिभाषा बनाते हैं, जिसको भले ही आप लोग किस टाइम पे क्लास 7, 6, 8, 9, 10 के आसपास पढ़े हो, तो विलायक की परिभाषा ऐसे दिए हो जिसमें घोलते हैं वो विलायक है, जिसमें घोलते हैं वो विलायक है, यानी कि जो घोलता है वो विलायक है और जो घुलता है वो विलेय है। यही पढ़े थे अभी तक, सारे टीचर यही बताते हैं, यही पुस्तक में भी लिखा होगा तभी बताते हैं आप लोगों को, और यही दिमाग में रहता है। अब परिभाषाएं आपकी चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर? अब जवाब है, एक प्रश्न और है हमारे पास, यहां पे कौन विलायक है कौन विलेय है? शक्कर अधिक है, देखें तो सीधा सा मतलब है ये विलायक है। अब ये मत बोलिएगा कि मैंने पहले ही कहा था, ये मत बोलिएगा कि पहले ही कहा था, ठीक है? और ये विलेय है ना, क्योंकि वैसे बोल तो दिए थे पर कारण नहीं पता था। आपने इसलिए बोला था कि वो वाला उदाहरण में ये उदाहरण ही थोड़ा अलग हो गया है, तो सर तो कुछ उल्टा पूछने वाले हैं, तो जवाब तो हमें दे देने हैं। तो बहुत सारे टीचर भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब पूछते हैं, जब बता देते हो ना, तो वो कहते हैं कि हाँ परफेक्ट हो। परफेक्ट उस टाइम नहीं थे क्योंकि आप जानते नहीं थे, सीखे नहीं थे, इसलिए सीखने के बाद जब परफेक्ट होते हो तब उसको परफेक्ट माना जाता है। अब बात समझ में आ गई? तो शक्कर, चाशनी में शक्कर की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए शक्कर विलायक होगा। तो विलेय और विलायक को समझने का बढ़िया तरीका क्लियर हो गया। अब आपको मैं शॉर्ट में जब बोलूं तो विलायक को दर्शाते समय ए से दर्शाऊंगा, विलेय को दर्शाते समय बी से दर्शाऊंगा। ओके, तो इसे बी से दर्शाते हैं। जब विलयन को पढ़ना हो ना, तो एक बड़ी समस्या से गुजरते हैं कुछ बच्चे। मैंने इस चीज़ को 2010 में, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ बच्चे आते थे, बढ़िया से पढ़ाता था, लेकिन वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, कुछ थोड़े कम समझने वाले बच्चे, कि हमने संकेत सबका बता दिया, सर हमको सब समझ में आ रहा है लेकिन ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, ये ए बी लिखते हो आप, डब्ल्यू लिखते हो, वी लिखते हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यार उसका एक तरीका बनाता हूँ ताकि हर बच्चा सीखे। तो वो एक तरीके हैं हमारे पास, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज पूरे विलयन क्या है आप समझ रहे हैं ना, ध्यान रखना।
हम हमेशा याद रखें, जो आदमी सीधा उड़ जाता है ना, जैसे अब मैं बोलता हूँ आपको जाना कहाँ है, कहीं अब लोग बोलते हैं ना हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे बेटा? नैनीताल जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज रात को ट्रेन बैठेंगे, है ना, और कल लगभग पहुँच जाएंगे। ठीक है, कल दोपहर 1 बजे, जैसे 2 बजे थे, जैसे मुझे याद नहीं कितना दूर होता होगा, मुझे पता नहीं, हाँ कल 24 घंटे 25 घंटे में पहुँच जाएंगे, मान लेते हैं ये। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, अभी रात में जाएंगे तो बैठेंगे ट्रेन में, आराम से सो जाएंगे, है ना, सुबह मन करेगा तो उठेंगे, चाय पानी पियेंगे, फिर सो जाएंगे। ठीक है, ये बोल के बात ठीक है। पहुंचेंगे तब फिर उठेंगे, होटल वोटल जाएंगे, आराम से थोड़ा सा फ्रेश हो लेंगे, फिर घूमने फिरने निकलेंगे। मज़ा किस चीज़ की है? मज़ा वहाँ नैनीताल जाने का मज़ा नहीं है। जैसे बुआ के घर भी जाते हो, फूफा के घर भी जाते हो, तो उसके घर जाने का मज़ा नहीं होता। यानी जा रहे हैं तो चलो कार में पीछे सो गए, आ गए, हाँ आ गया, चलो उठो उठो। मज़ा उस चीज़ का नहीं, मज़ा उस चीज़ का है कि आपने उस सफ़र के दौरान क्या देखा, लेफ्ट राइट फ्रंट, ठीक है, आपने जो देखा ना वो मज़ा आता है। अरे जंगल मिला, अरे वाह मज़ा आ रहा है, और देखो, है ना, ऐसा है ना, वो एक वो पानी लेके जा रही है, देखो, कुछ भी, तो वो एक्चुअली मज़ा है। यानी सफ़र मज़ा होता है। वहाँ सफ़र में जाने के बाद क्या मज़ा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो वही है कि जब हम किसी चीज़ को जान जाते हैं पूरी तरह से, अब जैसे मान लो पूरा 11th पढ़ा और 11th पढ़ने के बाद पूरा जान गए, वो मज़ा नहीं है। यानी अच्छे मार्क्स भी आ गए, वो मज़ा नहीं है। उसको मज़ा ज़रूर कह रहे हो आप, आने के लिए वो एक प्रमाण पत्र है कि आपने पूरा सफ़र अच्छे से तय किया है। बुआ के घर जाना या कहीं और जाना सफ़र का एक मज़ा है, लेकिन जैसे जाते हो ना, डोंगरगढ़ जाते हो मान लेते हैं, जो मज़ा जाने में आता है वो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो मज़ा आपको आता होगा, अलग बात है, मुझे नहीं आता कहीं पे भी, कहीं, है ना। तो वही कह रहा हूँ, जाने का आने का जो मज़ा है वो किसी चीज़ का नहीं है, तो सफ़र का ही मज़ा है। तो सफ़र को अच्छा गुजारो, यानी कि पढ़ाई को अच्छा गुजारो, हर चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ो। सीखेंगे ऐसा नहीं कि वो भूल जाएगा, भूलना प्रक्रिया है, लेकिन भूलने की प्रक्रियाओं को रोकने के लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे हम कहीं गए थे, वहाँ से आए, हमने ये देखा वो देखा, कुछ चीज़ों को याद है, ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था, इस जगह को ये कहते हैं, इसमें मज़ा है। ये नहीं कि गए आ गए, किसी ने पूछा यहाँ गए थे, शायद हाँ आ गए थे, उसको पता ही नहीं कि गए थे। तो अगर इतनी कम याददाश्त है तो उसका जाने का कोई मज़ा ही नहीं है ना, क्योंकि हज़ारों रुपये खर्चा हो जाता है, ऐसे फ्री में तो कोई जाएगा नहीं। हाँ, तो समझे बात। तो इसी मज़ा को लेना है आपको आगे की पढ़ाई में। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैं कल बताऊंगा कल क्या है। तो इतना जानिएगा, विलय और विलायक क्या है, विलयन क्या है। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना पढ़ाया वो परफेक्ट है, ठीक है। और एक दिन में तो बहुत कुछ पढ़ा देंगे हम आपको, लेकिन उससे सक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहेंगे तो मैं यहाँ तक कि 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर पूरा जितना बचा है वो ख़त्म कर दूँगा। और ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा इसको करना है तो कभी 7-8 लेक्चर और बचे हैं। तो इतना लंबा लेक्चर क्यों लेते हो सर? तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आपका है तो मैं बता दूं, लेक्चर्स को लंबा नहीं लिया जाता, आपके दिमाग में परफेक्टली डालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि हम अपनी मेहनत को बढ़ा रहे हैं, आपकी मेहनत को नहीं। हमारा मेहनत ऐसा है कि हमें फटाफट बताया ये है, अब जाकर रट्टा मारो, वो हमारा मेहनत सस्ते में निकल जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न आया था एक बच्चे का, विशाल है कि नहीं जी, क्या लिखा है? क्या लिखा है? पदार्थ के द्रव्यमान और अणुभार में क्या अंतर है? मम्मी बोलती है 5 किलो शक्कर ले आओ। शक्कर पदार्थ है, 5 किलो जो लाए ना, 5 किलो, वो 5 किलो उसका द्रव्यमान है, ठीक है। इस बोतल में पानी भरा हुआ है, इसको जाके तौल लो, इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको भार कहते हो, ठीक है।
गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। ठीक है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही, यानी मेरे ऊपर आप एक ईंटा रखोगे खुश, ठीक है, एक और रख दूं, रख दो, ज़्यादा तो है ही नहीं, ऐसे रखते जाओ। अब फिर एक टाइम आएगा एक और रख दूं, रख दो, ये हालत होगी। फिर एक और रख दूं, इतने में काम चल जाएगा। फिर एक और रख दूं, जान लोगे क्या? है ना? फिर एक और रख दूं, वे पागल हो गया है क्या? कुछ भी होता रहेगा। एक और रख दूं, एक स्थिति आएगी कि आप वो रखने का बोलने छोड़िए, आप ही बैठ जाओगे, गिर जाओगे सारे, है ना? तो क्या होता है, एक तरह का प्रेशर है गुरुत्वाकर्षण की तरफ, ये होता है द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, उसका वेट होता है। अब एक शब्द आता है अणुभार। क्या है? तो अणुभार, भार यानी द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान भी को कहते हैं। आणविक द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमाणु का। अब नमक आपको मैंने बोला, नमक आप 2 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, 1000 ग्राम ले लीजिए, 1000 ग्राम यानी 1 किलो ले लीजिए। यस, जितना लेना है, 5 किलो ले लीजिए, बस 20 किलो ले लीजिए, जितना भी लेना है ले लीजिए, वो नमक का द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन नमक का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अब परमाणु द्रव्यमान, नमक का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कह सकते हैं, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ये क्या होगा? सोडियम के परमाणु भार 23, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 जो होता है, दोनों का योगफल 58.5 AMU होता है। इसकी का AMU होते हैं, ये हमेशा निश्चित होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा परमाणु द्रव्यमान ले लीजिए, नमक क्या बोलते हैं, नमक का परमाणु द्रव्यमान ले लीजिए 2 ग्राम 5 ग्राम, तो ये फिक्स है। तो पहली बात तो है कि एक निश्चित वैल्यू है और ये परमाणु द्रव्यमानों का योगफल होता है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार क्या है और परमाणु क्रमांक क्या है, ये मैंने पढ़ा है भाई साहब आपको, वो क्लास देख लीजिए। अगर नहीं देखे हो तो पीछे देखते हुए और लाइन से पढ़ो जो भी चीज़ें, और नहीं पढ़े हो, आपकी को पढ़े हो और कॉपी में लिखे हो तो देखो, कॉपी पलट के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया विशाल जी? यस सर नो में जवाब दे दो तो हम समझेंगे कि आप एक्टिव स्टूडेंट हैं। ओके, थैंक यू।
नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको देंगे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर, यानी कि कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली आपके पास अगर देखा जाए तो बिहार और छत्तीसगढ़ के बोर्ड को देखा जाए तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत आपको क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल मिलेंगे। और अगर बाकी दूसरे राज्य का देखा जाए तो 3 चैप्टर हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो चूंकि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर कम है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि न्यूमेरिकल इन्हीं 3 चैप्टर के अंदर पूरा मेहनत करना है, और इससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। याद रखना, न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं बनाने आता, तो कारण है कि आप थ्योरी आपकी अच्छी नहीं होती है। तो थ्योरी जितनी अच्छी होगी, न्यूमेरिकल भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल को हमें करना होता है, साथ साथ करना होता है। यानी जो भी चीज़ें सिखाया जाए, जो भी चीज़ें पढ़ाया जाए, उनको बहुत अच्छे से करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लें क्या है। लिखा है, किसी विद्युत अपघट्य के 0.2 मोलार विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10³ ओम सेंटीमीटर है। विलयन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो आपको चित्र बनाना सिखाया गया है, तो ये तो हो ही गया, ये तो थ्योरी हो गया, ये न्यूमेरिकल हो गया। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सबसे पहले। देखिए, इस थ्योरी वाला सिर्फ चित्र बनाने पे आपको 3 मार्क्स दिया जा रहा है। मैं लगभग अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा, और सारे याद रखना, हर एक स्टेट में जो क्वेश्चन आते हैं एक दूसरे से मिला ही हुआ आता है। ऐसा नहीं होता है कि इनके यहाँ के अलग क्वेश्चन आएंगे, इनके यहाँ अलग क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए ध्यान रखो, आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसको मिक्स करके बताऊंगा, और जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे रहेंगे, और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलो पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। ये तो आपका हो ही चुका है, तो इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तो पहला एक प्रश्न, किसी विद्युत अपघट्य के 0.2 मोलार विलयन की विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रश्न तो पढ़ लिए हमने, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय हम देखते हैं कि पहले क्या क्या दिया है उसे हम लिखें। दिया है, क्या क्या दिया है जरा देखें। पहला तो विद्युत अपघट्य के इतने मोलार विलयन, यानी विलयन की मोलरता दी गई है। मोलरता कैपिटल M से दर्शाते हो, कितना है? 0.2 मोलार। विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध है रो, और रो का मान कितना दिया है जरा देखें, 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। फिर आता है विलयन का आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। आणविक चालकता, यहां पर आणविक चालकता लिखा है, याद रखना। आणविक चालकता को कहते हैं हम लोग मोलर चालकता। आणविक चालकता, इसी को हम कहते हैं मोलर चालकता। और मोलर चालकता कहें, आणविक चालकता कहें, इसको दर्शाते हैं λm से। तो λm ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो हमें ये करना होता है कि किसी भी प्रश्न को हल करें तो ये देखना होता है कि जैसे मोलर चालकता पूछा गया, मोलर चालकता कहीं पे रहेगा, तो इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमें पता है क्या? तो देखें फॉर्मूला क्या है ये, अगर किसी को याद है तो ज़रूर बोलिए। फॉर्मूला है λm = कप्पा × 1000/m।
एम या सी दोनों लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि इन्होंने कप्पा नहीं दिया है, उसकी जगह पे ये दिया है विशिष्ट चालक, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप जानते हो कि कप्पा और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर है, तो कप्पा इज इक्वल टू विशिष्ट बाय क्या होता है 1 रो। पी नहीं है, ये रो है। हम आपको पीने के लिए नहीं बोल रहे, रोने के लिए बोल रहे हैं, है ना। कल तो अब शादी वादी में जाते होगे तो पीते ही होगे, तो वो छोड़ो, है ना। अभी रोने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि विदाई हो रही है ना। जिनके लड़की होती है ना उनके यहाँ पिलाते नहीं हैं वो लोग ज़्यादा, है ना। लेकिन जिनके यहाँ लड़का होता है ना वहाँ पे पी पी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो, तो ये हो गया। तो फॉर्मूला हमारा हो गया लैम्डा एम इज इक्वल टू हो गया ये कप्पा का मान रखेंगे तो 1/रो हो जाएगा, तो 1000/रो इंटू एम मान रख दो, बस मिल गया। मान रखने पर लैम्डा एम इज इक्वल टू रो, अच्छा 1000 तो 1000 है भाई। अब रो का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ ये दिया गया, इंटू एम कितना दिया है 0.2। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए, कोई बड़ी चीज़ तो है ही नहीं इसका कैलकुलेशन। लैम्डा एम इज इक्वल टू, अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऊपर 1000 चला जाएगा, सीधा सा मतलब है ना। तो कितना हो जाएगा 1000 और 10⁻³ का मतलब होता है 10⁻³ को हटा दे। तो पहली बात तो ये समझें कि ऊपर चला जाएगा तो हो गया 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब होता है 1000, तो मैं डायरेक्ट 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। आप समझा करिए। तो ये हो गया 1000, ऊपर 1000 कहाँ आया 10⁻³ आया, -3 हो गया, 0.2 है। अब यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि यदि एक ज़ीरो और बढ़ा दूँ इसका किसी का भी, तो ये क्या हो जाएगा। चलो मैंने एक ज़ीरो और बढ़ा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 का अब ये 2 1 जा 2 500 जा हो गया। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 500 के साथ इनका, तो क्या लिख सकते हो, कितने शून्य है 1 4, इधर कितना है, तो यहाँ का 5 × 10 की घात कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 6 इतना होगा। इसकी इकाई क्या होती है, अब इसकी इकाई क्या है, ओम सेंटीमीटर है, तो ये प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर पाई, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा ये, हाँ, इसकी इकाई हो जाएगा मोल प्रति लीटर है, तो लीटर प्रति मोल, लीटर। मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको पूरा कंप्लीट, लीटर प्रति मोल, यही है आंसर। यह है जवाब आपका। कौन सा वाला बेटा 5? अच्छा, मैं 5 भूल गया था बेटा, ये लिखने में 5 भूल गया था, मैं 5 भूल गया था, ठीक है, इंटू 5 कर देते। मैं मतलब देखना भूल गया था उसको, यहीं पे लिख देता हूँ ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये कट जाएगा, है ना, ये तो रहेगा नहीं, अरे यार, ये लीजिए, चलो ठीक है ना। तो ये 5 सीधा सा मतलब है, ये 5 कम और ये 100 हो गया, है कि नहीं। तो क्या है, ये 5 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, हवा में थोड़ी उड़ा देंगे, है नहीं, हवा में थोड़ी उड़ाएंगे, जो है वो है। चलिए, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको नामांकित चित्र है वो बनाना है, वो आप तो जानते हैं, याद हो गया होगा, बन जाएगा, ठीक है। तीसरी बात है, अगला प्रश्न हमारे पास है, ये प्रश्न अभी इसी साल आया ना आपके एनुअल एग्जाम में, वही प्रश्न, मैं इधर उधर का कुछ नहीं देता हूँ, मैं तीनों सेट में यही है, 4 सेट आते हैं, जो भी सेट आए आपके हिसाब से सभी किया। प्रश्नों को इधर उधर कर देते हैं बस,
लोगों को लगता है कि सेट अलग अलग है, बाकी फाइनल जब आके देखते हैं यार सब क्वेश्चन तो एक ही है। एक आध क्वेश्चन हो जाता है, इधर उधर कर देते हैं वो लोग, लेकिन नॉर्मली एक ही रहते हैं। 0.5 नॉर्मल विलियन में ये वाला प्रश्न पर बात कर, डेनियल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल को भी बना सकते हैं, इसको पढ़े हो ना, वही है और कुछ नहीं है। एक्चुअली डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं रियल में, लेकिन तुम्हारे कोर्स में या तुम्हारी पढ़ाई में दोनों को एक ही माना गया है, इसलिए आप गैल्वेनिक सेल को भी बनाओगे तो डेनियल सेल मान करके आपको पूरी राइट आंसर देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, दोनों सेल बहुत अलग होते हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है, सारी चीज़ें सेम होती है, इसलिए आपको यहाँ पर बोल दिया जाता है मैकेनिज्म वगैरह के साथ साथ तो डेनियल सेल बोल देते हैं या गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं। और वही अपने बुक में दिखता है, अलग से डेनियल सेल लिखा हुआ तो दिखता ही नहीं, आप चेक कर लीजिए बुक्स में। तो यही बात है। तो फिलहाल इस प्रश्न को मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ। 0.5 नॉर्मल विलियन में 20 सेंटीमीटर दूरी पर 2 प्लेटिनम का इलेक्ट्रोडों को रखा गया है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का है, वैल्यू है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध दिया है 25 ओम। विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करिए। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये भी बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली बात है दिया क्या है वो समझते हैं। कभी भी याद रखना, मैं तो समझा देता हूँ एक बार पढ़ के, अलग बात है, लेकिन जब तक प्रश्नों को जब पढ़ते जाएंगे वो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते जाता है। मुझे भी याद है जब मैं क्लास 11th में था, जब पहली बार केमिस्ट्री आई तो मैं सोचता था कि न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है। एक दिन की बात अच्छे से मुझे याद है, हर बार हम अपने आप को सोचते हैं ना तो समझते हैं, जब सोचते नहीं तो समझते नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे एक काम किया कि यार हो ना हो कोई भी चीज़ कठिन होगा, मैंने एक ही चीज़ सोचा ना हर बार, कठिन अगर होता तो शायद इंसान नहीं बना पाता। जब वो इंसान उस चीज़ को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ज़माना भले ही उस टाइम थोड़े सरल रहे होंगे, लेकिन ये सोच मुझे कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ को बनाने में और समझने में मदद करता है। और यही बात आपको समझना है। कोई भी चीज़, मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ ना, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। जैसे एक बात आई कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर में बहुत बड़ी वाली गाड़ी आती थी ना, जैसे वो बुलेट और क्या SD वगैरह टाइप की गाड़ी आती है, भयानक भारी वजन वाली, एकदम वजन वाली। वो हम चलाते थे लूना। अब जानते हो लूना क्या होता है, मोपेड होती, छोटी वाली गाड़ी होती है। और एक राजदूत होता था, और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में। क्लास 6 का बच्चा लूना वगैरह चला सकता। तो 8th में जब आए, 8 या 9th में, 9th की बात होगी मुझे जहाँ तक याद, एकदम फिक्स याद नहीं है ना, 8 होगा या 9 होगा। तो पापा जी अपनी गाड़ी लिए और भारी भरकम, अगर कहीं गलती से खड़े खड़े भी ऐसे गिर गए ना तो फिर अपनी हिम्मत नहीं रहेगी कि हम उठ पाएंगे, अब या गाड़ी हमसे गिर गई तो नहीं उठ पाएंगे। अब हमारा मन कर रहा था कि उसको चलाएंगे, क्योंकि वो अच्छी लगती थी, नई नई थी, है ना। तो सवाल ये था कि मेरे दिमाग में कि उसको कैसे चलाएं, क्योंकि घर से बाहर निकालो पापा जी और फिर मैं चला के आऊँगा, तो पापा जी देते नहीं कभी, है ना, पापा जी कहीं गए हुए थे, है ना। तो हमने भी सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करने में एक ही प्रॉब्लम है कि घर से बाहर तक निकल जाए तो फिर उधर ट्राई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकालने की। तो मैंने पड़ोसी को बुलाया, तो उसने पड़ोसी को भी हिम्मत नहीं हुई निकालने की, क्योंकि भारी भरकम चीज़ है। तो बोले हम दोनों मिलकर निकालेंगे तो चलेगा। और मम्मी अपना काम कर रही थी, तो बोले ठीक है निकालते, कैसे भी करके निकाल लिया। निकालने के बाद उसकी किक मैं बताता हूँ बहुत खतरनाक होता है, किक मारने पड़ता है, सेल्फ थोड़ी हुआ करता था उस ज़माने में। तो वो ऐसे ही मारते थे, तो वो उल्टा फेंक के मारता था। तो मैंने पड़ोसी को बोला आप किक मारो, तो उसको फेंक के मारा उल्टा, बेचारा ई करके चोट मार, स्टंट किया, साइड स्टंट किया और चला गया वो। अब अपने को तो चलाने का मन था, और बाहर गाड़ी खड़ी रहेगी तो सब पापा जी आएंगे तो चमका डालेंगे, और कभी नहीं चलाते ना उसको। मैंने बोला एक तरीका होगा कि कैसे कैसे करते हैं। मैंने ऐसे खड़े होकर ऐसे सोचा, फिर एक किक मारा, चालू की बड़ी आराम से, वो भी एकदम हल्के से किक मारा, ऐसे ऐसे किया, उसका रनिंग किया उसके व्हील को, और उसमें वैसे सिस्टम होता था, व्हील रनिंग होती, फिर तो यूं करके मार दी, चालू हो गई, खुश। अब फिर मैंने बोला गियर इधर है, गियर उधर, सब स्टडी कर लिया था ना, ऐसे थोड़ी चलूँगा। फिर मैंने थोड़ा सा देखा, बाप रे अब रुकूंगा कैसे, गाड़ी तो चल गई, अब रुकूंगा कैसे, क्योंकि मेरे को पता ब्रेक लगाने से रुकूंगा तो गिरूंगा, क्योंकि वजन एकदम ज़्यादा है।
फिर भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में वो चीज़ें थ्योरी बनाते गया, ठीक है, और चला गया बहुत दूर, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर से ऊपर चला गया, ज़्यादा ही रहा होगा, और वो भी मेन रोड, यही वाला रोड तुम्हारा स्टेट हाईवे वाला। फिर उसके बाद मुझे मोड़ना था, तो फिर मैं यू टर्न बहुत खतरनाक होता है, पता है आपको, गाड़ी चल रही तो यू टर्न के टाइम मेरी लग गई वाट, तो मैं गाड़ी बंद किया, रोका, थोड़ी देर सोचूंगा करके, सोचते सोचते फिर उसके बाद जब चालू करने की कोशिश करो, धड़ाम से उल्टा मारा मेरे को। फिर वो उसकी आदत है, जैसे कहीं गाय या घोड़े के पीछे खड़े हो जाओ तो सोच लो उसको छेड़ना ठीक नहीं है, वैसे वो छेड़ना ठीक नहीं था। फिर मैं वहीं बैठा रहा, शाम हो गया, घर में देखे पापा जी आए तो गाड़ी कहाँ है, वो बेचारा साइकिल पकड़े इधर उधर 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 घूम रहे हैं। तो किसी ने बताया किसको ढूंढ रहे हो, अच्छा वो तो उधर बैठा है आपकी गाड़ी में, लेके पहुंचे। वाह बेटा, तो साइकिल पकड़, मैं चलता हूँ घर, ठीक। वहाँ बाहर कुछ नहीं बोलते थे, घर पहुंचे, आज का खाना तुम्हारा बंद। बोले क्यों, कम्युनिकेशन कम रहता उस टाइम पे, तुम आज खाना ही नहीं खाओगे। बोला ठीक है नहीं खाऊंगा, मेरा क्या है, मेरे को मज़ा है ना, क्योंकि मम्मी रात में आके उठा के खिला ही देगी, मुझे टेंशन ही नहीं है ठीक है। और मैं बिना खाए सो गया। अब बोलती है आके खाना खा लूटा, नहीं खाऊंगा, मेरे को बोले हैं, नहीं खाया रात में। सुबह उठा, पापा जी खुद ला रहे हैं, खाना खा ले चुपचाप, गाड़ी चलाने का शौक है तो सीख ले पहले ठीक से, और थोड़ा हाइट वाइट बढ़ा ले, उम्र बढ़ा ले, ऐसे करके, समझ रहे हो। तो उसके बाद फिर उसको चलाने की हिम्मत बन गई। और कई बार तो क्या समझ में आया, मैं जो कहानी जो सुना है, कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, समझना इस बात को कि अगर आपके दिमाग में उसकी थ्योरी बन जाए ना, क्या बोला, कोई भी चीज़ दुनिया की कोई भी थ्योरी बन जाए ना, तो फिर आसान हो जाएगा ज़िंदगी को चला पाना। तो थ्योरी बनाइए, क्या लिखा है देखिए, ये किससे रिलेट है। तो क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो उसकी थ्योरी ढूंढो, क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है वो। इतने नॉर्मल विलियन दिया है, नॉर्मलता सबके संकेत पता है आपको। वहाँ पर एग्जाम में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था वैसे पूरे लिखना चाहिए, फिर उसके संकेत लगाना चाहिए, है ना। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। तो नॉर्मलता दी गई है, नॉर्मलता दी गई है कितना, 0.5 नॉर्मलता की क्या, नॉर्मल n भी लिखते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को L से दर्शाते हो, वह है 20 सेंटीमीटर। फिर इलेक्ट्रोडों को रखा गया है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो गई। अनुप्रस्थ क्षेत्र पर इलेक्ट्रोड का आपने लिखा है कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रतिरोध दिया गया है, R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू 25 ओम। कभी भी प्रश्न तभी बनता है जब उसके अर्थों को समझेंगे, ध्यान रखना। साफ साफ समझ में आ रहा है क्या क्या दे रहा है, एकदम सरल प्रश्न है। विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ, ये लीजिए। फॉर्मूला क्या है, अगर याद है तो बोलो, फॉर्मूला क्या है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में ऐसा कुछ दिख गया ना, नंबर दिख गया ना, वो पढ़ते ही नहीं है, मेरे से नहीं बनेगा। ये करो मत कभी भी। आपको पूरे कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतना छोटा मार्क्स, कभी कभी 5-5 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस। चलिए ये हो गया। फॉर्मूला क्या है बताओ, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। सारी चीज़ें दी गई है। अब ये कप्पा से रिलेट करना, अब यहाँ पर कप्पा बता ही नहीं गया, आपको n बताया गया, मिल गया 1000, ठीक है, ये वाली बात है। तो आपको क्या पता है ज़रा समझे, आपको पता है R पता है, R इज इक्वल टू रो L/A पता है ना। और आपको क्या पता है, रो इज इक्वल टू 1/कप्पा भी पता है ना। तो क्या हुआ फॉर्मूला, R इज इक्वल टू 1/कप्पा इंटू L/A। तो कप्पा बाहर निकालिए इस जगह पे रखने के लिए, तो कप्पा इज इक्वल टू मिल गया L/A मिलेगा, फॉर्मूला मिल गया। तो K का मान, कप्पा का मान रख दीजिए, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा का मान क्या हो गया, L इंटू 1000। अब इससे ज़्यादा क्या कठिन सरल होगा बताओ, बाई RA इंटू N, बस मान रखना है और कुछ नहीं रखा है।
L 20 into 1000 बाई R कितना दिया है 25 इंटू 4 इंटू 0.5। बड़ा आसान लग रहा है देखने में, तो कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ये 4 एकम 4, 4 पंचे 20 मिल गया, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ये भी मिल गया। ठीक है, अब क्या करना, अब यहाँ पे एक काम करना, मैं यहाँ पर एक काम करूँ, सिंपल सा एक काम करता हूँ कि इसके शून्य को बढ़ा देता हूँ, तो नीचे वाले का भी किसी का शून्य बढ़ा सकता हूँ। 5 गुणा 5 हो गया, ये वाला दशमलव आगे चला गया। ठीक है, सिंपल हो गया। अब बताओ, यहाँ पर हो गया 10,000 बाई 25। मैं और सरल कर देता हूँ, चलिए 100 को रख लेता हूँ ऊपर का, तो 100 है ना, इंटू 10⁻² लिख दूँ, चलेगा? बोलो, 2 शून्य को मैंने उसमें डाल दिया 10 की घात में। 25 से कम 25, 25 चौक, तो लैम्डा EQ का मान हो गया 4 गुणा 10 की घात 2, या लिख सकते हो आप चाहो तो 400 भी लिख सकते हो। ये हो गया। हमने उस जगह पे यूनिट का क्या दिया था, यूनिट दिया था, उसी के आधार पे निकाल लेते हैं। ओम प्रति सेंटीमीटर ही होगा। कभी भी कोई यूनिट भूल जाता तो यूनिट निकालना मैं बता चुका हूँ, उसी तरह से निकालेंगे। ये हो गया बटा नॉर्मल था, पर नॉर्मल आंसर हो गया। आसान प्रश्न। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न मैंने कहा कौन सा बना लेना, गैल्वेनिक सेल का। अब चलिए एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। छोटा छोटा प्रश्न है, अब हल करना आसान हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई अभी तो देखे थे, क्या प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? सिंपल, कभी भी विशिष्ट प्रतिरोध किसी चीज की भी इकाई ज्ञात करना है तो उसके मेन फॉर्मूले से आप लेते आइए। कहां से आएगा? रो L बाई ए, सॉरी, तो यहां पर किसका है? R इज इक्वल्स टू 1 बाई कप्पा, इसकी का निकालना, तो L बाई ए, तो हमारे पास हो गया कप्पा इज इक्वल्स टू L बाई आर ए। हमें पता चल गया कि भैया L कट जाएगा तो ये L बचेगा, क्योंकि L इंटू L है, एक L बचेगा, तो कितना बटा ये मिल गया। तो मिल गया भैया हमें, इसकी इकाई है ओम और इसकी इकाई है सेंटीमीटर, तो ये इसकी इकाई हो गई प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर मिल गया प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसके, अच्छा यहां पर किसकी इकाई निकाले है आपने? रो का, ये कप्पा का। कप्पा की जगह अगर आपको किसका निकालना हो, रो की इकाई निकालना हो, तो क्या निकलेगा? ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट क्योंकि ये उल्टा होता है, तो होगा ओम सेंटीमीटर। दोनों की इकाई है, या तो याद रख सकते हो या फिर जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा याद रखना कि आप कितने याद रखें, कितनी चीज़ों की इकाइयाँ याद रखें। कभी किसी का पूछ रहा है, कभी किसी का पूछ रहा है, कभी किसी का पूछ रहा है। आपको डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि 11th में आपने चैप्टर नंबर 1 में इकाई कैसे निकालते हैं वो पढ़ाया आप लोगों ने। विमी सूत्र पढ़े थे, विमाई कैसे निकालते हैं, विमाई वही तो मात्रक और इकाइयाँ, वहीं से पता चलता है सबका। निम्नलिखित में से किसके विलयन से एक फैराडे विद्युत द्वारा धातु का 1 ग्राम परमाणु मुक्त होगा? एक ग्राम परमाणु का मतलब होता है, ग्राम परमाणु मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ग्राम परमाणु का मतलब होता है मोल। तो 1 मोल, 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल। एक फैराडे से हमेशा अगर मुक्त होगा तो 1 तुल्यांक मुक्त होता है, 1 तुल्यांक मुक्त होता है, 1 मोल नहीं मुक्त होता। तो हमें करना क्या होगा?
इसके अणुभार का आधा, इसके एक अणुभार का तिहाई। तो यहां पर देखना है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +2 +3 +2 और यहां पे +1, यानी कि +1 है जिसमें वो वाला मुक्त होगा। तब यहां पर तुल्यांक और तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों बराबर है, तो इसलिए ये होगा। पूरा रिवाइज पढ़ो बेटा, पूरा पढ़ना पड़ेगा चैप्टर आपको। नीचे 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं दी गई हैं। मेरे पास 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं दी। एक जिंक की ऑक्सीकरण दिया गया है, सॉरी अपचयन दिया गया है, और आयरन का अपचयन। तो ये अपचयन विभव है, मुझे पता चल गया। फिर बोलता है दोनों अर्ध सेलों से प्राप्त सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में दिया गया है कि जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये एनोड का काम करेगा, मुझे दिख रहा है, और आयरन अपचयन हो रहा है तो ये कैथोड का काम करेगा, ये भी पता चल गया। सेल ईएमएफ ज्ञात करना है, तो ईएमएफ ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। मुझे मिल गया है जिंक की वैल्यू, हमेशा ये एनोड से रिलेट करेगा, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट सेल मान रख दूंगा ई नॉट कैथोड माइनस 0.41, फिर फॉर्मूला है माइनस माइनस, फिर वो फॉर्मूले में क्या है -76। मुझे मिल गया -0.41, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया +0.76। अब यहाँ पर पता चलता है ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं 0.76 माइनस 0.41, तो कितना हो गया, 6 में 1 गया 5, फिर 7 में 4 गया 3, तो ये आंसर हो गया वोल्ट। कितना मिला, +0.35, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न क्या कहता है, CuSO4, है ना। उंगली पकड़ के नहीं बताऊंगा बेटा, अभी बहुत हो गया है ना, अभी आपको थोड़ा रनिंग करने। CuSO4 में 2.5 क्या लिखा है, CuSO4 के विलियन में, इसके विलियन में, CuSO4 के विलियन में 2.5 फैराडे की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा Cu के ग्राम तुल्यांक संख्या कितनी होगी। अब यहां पर यह सोचना होगा कि कितना तुल्यांक, यहां पर सीधा सीधा पूछा है, इतना फैराडे में विद्युत धारा पर आप प्रवाहित कर रहा हूं, तो कितना ग्राम तुल्यांक, यानी कितना तुल्यांकी भार उसका मुक्त होगा, तुल्यांकों की संख्या बताना। अभी बताया था 1 फैराडे, यहीं पर क्वेश्चन का जवाब देता है, 1 फैराडे से 1 तुल्यांक मुक्त होता है। यहां पर लिखा है 2.5 फैराडे, तो सीधा मतलब है 2.5 तुल्यांक मुक्त होगा, 2.5 आंसर, सॉरी आंसर सी ऑप्शन राइट, सीधा सा जवाब है। उसने नहीं पूछा कि कितना ग्राम मुक्त हो, उसने पूछा है कितना तुल्यांकी भार मुक्त होगा। जवाब देते जाएंगे। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन में 96,500 कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर प्राप्त Cu की मात्रा क्या होगी। एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप पढ़ाई करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ाता हूं मैं, एक्यूरेसी के लिए। अगर आपके सारे एग्जाम्स में सिर्फ थ्योरी आते हैं तो ओनली थ्योरी से आपका दिमाग कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। आप ये सोचते होगे कि इतना प्रश्न याद करेंगे, इतना प्रश्न हो जाएगा, थ्योरी में ये प्रश्न आता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चैप्टर वन से 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 आता है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 आता है, चैप्टर टू से ये मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर लिखा है कि चैप्टर 2 से 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा लिखा हुआ ब्लूप्रिंट आता है ना ब्लूप्रिंट, जिसको तुम लोग ब्लूप्रिंट कहते हो कि एग्जाम से पहले एक ब्लूप्रिंट आता है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या मॉडल पेपर आता है। तो आप उसे देख करके आपके दिमाग में ये चलता है कि इसे
तो हम एक काम करेंगे, आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत सारे पीछे छपा हुआ है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स, तो यहाँ पे लिखा है अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन एक आते हैं, तो आप इस 2 मार्क्स का तो आता ही नहीं है, 3 मार्क्स का आएगा, और ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, ये दोनों को नहीं पढ़ेंगे, इतने में से देखेंगे। ये आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। बात बताऊं, ये तुम्हारे स्कूल में कराते हैं, मैं तुम्हारे कोई कई ट्यूशन में भी कराते हैं, मैंने जानता हूँ इस चीज़ों को, ये सब जैसे आता है ना तो दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके प्रश्नों को यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, और इसके प्रश्नों को, अच्छा यहाँ पर देखो क्या बोला, 1 मिनट, इनके प्रश्न को जो ये आता है बोले, ये नहीं आता बोले ना, तो इनके प्रश्नों को यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, और इनके भी प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जा सकता है। और एक बात याद रखना, इनके ये वाला जो प्रश्न जो नहीं आता बोले, तो इनके प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब सवाल आया, और हो सकता है कि उसके बुक में वो लिस्ट में ही शामिल नहीं है, ये वाला इसके कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते हैं वाला इसमें शामिल नहीं है, तो क्या कर लोगे आप, मरोगे कि बचोगे? ठीक है, तो याद रखना, ये सब चक्कर छोड़ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, सीखते हुए आगे बढ़ना, हर चीज़ होगा। अब बोले सर ऑब्जेक्टिव तो आता नहीं है, तो फिर क्यों बता रहे हो? आप मत पढ़िए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप मर्जी से छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के बाद मत बोलिए कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें से नहीं आया। मेरा एक स्टूडेंट अगर कोई बोलता होगा ना तुमको, पुराने में से या कोई भी, कि सर ने जो पढ़ाया था वो नहीं आया, जो नहीं पढ़ाया था वो आया था, तो मैं आपको बता दूं, वो ला के दिखा दे कौन सा प्रश्न मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं उनको दिखा दूंगा, ये देखो, ठीक है। इसलिए सीखना ज़रूरी है। हाँ जी बताओ क्या प्रश्न है? कॉपर सल्फेट विलियन 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम यानी कि 1 फैराडे, सीधा सा मतलब है 1 फैराडे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सीयू की कितनी मात्रा मुक्त होगी? तो इसके 1 तुल्यांक मुक्त होगा, 1 तुल्यांक, मैं भी बताया था। और इसका 1 तुल्यांक क्या होगा? तुल्यांकी भार कितना होता है? कॉपर का परमाणु भार क्रमांक है 29 और परमाणु भार है 63.5। 63.5 ये वाला, तो 60 इसका, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, तो 63.5 62.5 ऐसा कुछ होगा, 62.5 जो भी है इसी के आसपास होता है, बाई 2 कर दो, तो इसमें से किस में मिलेगा बताओ नंबर इसका? क्यों? तुल्यांकी भार निकाल रहे हो ना, तुल्यांकी भार क्या होता है? परमाणु भार बटा संयोजकता, तो कितने के बराबर आएगा? लगभग B के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हाँ तो कहाँ गया यार ये? अरे यार ये लीजिए, तो आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है Zn2+, Zn से Zn2+ बन रहा है और Cu से Cu बन रहा है, कौन सा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन दान किया है तो इसमें ऋणात्मक होगा, ये इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये पॉजिटिव होगा, तो सीधा सा जवाब है ऋणात्मक होगा जिंक। कॉपर सल्फेट, इसका तो गैल्वेनिक सेल पढ़े हो, तो वही तो है, गैल्वेनिक सेल दिखा रहा है, तो ऋणात्मक कौन सा होता है? जिंक, पढ़े हो ना। और कोई आयन नहीं हो सकता कोई इलेक्ट्रोड, याद रखना। चलिए, ये नहीं कि मतलब इसकी जगह पे आप इस पे लगा दिए जवाब, ये गलत है। एल्यूमिनियम क्लोराइड विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त होता है, ठीक है। प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? अब ये फैराडे के प्रथम नियम में जा रहा है। फैराडे का प्रथम नियम है W = Z × I × T। कितना विद्युत आवेश मुक्त होगा बोला है ना, विद्युत धारा पूछा है ना, टाइम पूछा, तो इसका मतलब है W = Z × Q में आना है, Q ज्ञात करना है। अब सवाल ये होता है कि Z का मतलब क्या है? E बाई, अब यहाँ पर आवेश किसमें? फैराडे में ज्ञात करना है, तो ठीक है बाई F कर देता हूँ, तो हमारे पास हो जाता है हमारे ये इसके आधार पर E/F। मैंने मान रखा W = Z, Z का मान क्या रखा मैंने? E/F रखा, E/F रखा, इंटू Q
तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। आवेश की, ये क्या क्या दिया है इसको देखें। तो ये अपन रख सकते हैं यहाँ पे, ये Q ज्ञात करना, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F Q, ये है ना, Q इज इक्वल टू WF, ओके। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WF बाई E, यही होगा, बोलो, नहीं होगा, क्या होगा, हाँ या ना बोला करो यार। कल एक मैडम आई थी अपनी बेटी को लेकर के, ठीक है, आप जानते हो नहीं जानते तुमको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। बोलती मेरी बेटी गधी है। मैं बोलता गधी वधी कुछ नहीं होता मैडम, बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बोलते नहीं यहाँ के। तो बोलते हाँ सर बोलते ही नहीं है। तो घर में बोलती होगी, घर में भी नहीं बोलते हैं, बड़ा परेशानी है। तो उसको मैंने ठीक से बात किया है उससे, और आप लोग कम से कम बोलना शुरू करिए। तो क्या हुआ, क्या बोला था मैंने, क्या निकालना था, Q बराबर क्या होगा, WF बाई E। तो W अब मान रख दो, Q इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास W कितना दिया है, 13.5 गुणा F को मैंने F ही रखा है, चलिए फिलहाल F ही रखा है, क्योंकि 96,500 रख सकता हूँ उसको, उसकी जगह मैंने F रखा है, F मतलब 1, ठीक है। और क्या होगा, बाई E कितना होगा इसका, एल्यूमिनियम का E कितना होगा, सबसे बड़ी चीज़ है, एल्यूमिनियम का E कितना होगा, तुल्यांकी भार, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, तो इसका होगा यहाँ पर, इसका अणुभार, परमाणु भार बटा 3, यानी कि इसका कितना होता है 27 बटा 3, ये होगा, समझ में आया, 27 बटा 3। तो 27 बटा 3 कितना होगा, बोलो, 27 बटा 3 कितना होता है, तो हो गया 9, बताया करो यार। तो हमारे पास बाई E हो गया 9, तो 9 एकम 9 कितना बच जाएगा, बोलो, काट के देखो कितना आता है वैल्यू, बोलो, इतना तो गणित आनी चाहिए आपको, बताओ कितना आएगा, क्या 4 आएगा, 4 वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, साफ दिख रहा है, कितना है 1.5 फैराडे, आंसर कितना हुआ, ठीक। चलिए, अब ये अलग बात है कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि F के मान रख करके भी काम कर सकते हैं, दुनिया भर का पचड़ा करना पड़ता। सो जवाब सीधा हो गया। तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता बढ़ती है क्यों, तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता बढ़ती है क्यों, बहुत सारी बात है। तनुता बढ़ती है, तनुता बढ़ने का मतलब है कोई भी विद्युत अपघट्य घोले हुए है, कोई भी पदार्थ घोले हुए है, तो जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे तो उनके विघटन बढ़ते जाएगा, आयनन बढ़ता है। तो उसने बोला है कि उसकी तुल्यांकी चालकता बढ़ती, क्योंकि आयन ज़्यादा से ज़्यादा घुलेंगे, जितना ज़्यादा आयन घुलेंगे उतनी चालकता बढ़ेगी, तो आयनों की संख्या बढ़ने की वजह से। तो आयनों के आकर्षण में वृद्धि होने की वजह से, अगर आयन एक दूसरे को आकर्षित होगा तो गलत हो जाएगा भाई, उसकी चालकता थोड़ी बढ़ेगी। अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ने से, संगुणन की मात्रा बढ़ने से, आयनन की मात्रा बढ़ने से, आयनन होने से बोला था मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा बोला मैंने आयनों में, तो आयनन होने से। इसलिए थ्योरी आपसे पहले पता होनी चाहिए, साइंस। चलिए साहब आगे बात करते हैं, उस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। चलो ये काम तुम्हारा, बहुत सारे बार ऐसे क्वेश्चन मैंने हल कराया। चलिए बताइए, सारे बच्चे बताइए इसको।
इसमें ये सोचना होगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। जिसका मान कम होता है ये कम है, ये एनोड हो गया। जिसका मान अधिक होता है वो कैथोड है, सी हो गया। जवाब मिल गया हमें, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड 0.34 माइनस 2.37। कितना आया था आपका आंसर? 2.0। ठीक, 0.34 माइनस यानी प्लस 2.37 तो हो गया 4 7 11, ये 2 है ना, 11 3 3 6 1 7 2.71 वोल्ट। कितना है आपके में? कितना आया था? कितना कितना आया था? यही 2.3 कैसे आएगा बताओ? कुछ भी करोगे इतना पढ़ने के बाद, फैराडे की बीमा है, जब तक ना त्याग नहीं करोगे बेटा, जब तक मन में नहीं रहेगा मुझे ये सीखना है, कभी नहीं सीख सकते। और जब तक ये रहेगा कि भाई मैं पढ़ते जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, यार कदापि नहीं बन सकते अपने आप। समझ रहे हो? ये याद रखना। आपने हजारों लोगों को देखा है, लाखों लोगों को देखा है, ठीक है, हर कोई एक ही काम करते हुए नजर आता है, लेकिन कोई सक्सेस होता है कोई अनसक्सेस होता है। रीज़न है सिर्फ मेहनत। ऐसा नहीं कि वो मेहनत करने वाला बच्चा, आपको नींद ज़्यादा आएगा तो कैसे सक्सेस होंगे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? फैराडे की बीमा क्या है? बीमा मतलब क्या होता है? इकाई, मात्रक क्या है? बोलो। गुलाम। सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया ये है कि सबसे अच्छे प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है। तो किसमें कौन सा सही होगा? सेल अभिक्रिया को सही तरह से कौन सा सेल समीकरण के रूप में कैसे दर्शाया गया? कौन सा सही है इसमें से? हाँ, बी। जिंक जिंक आयन बना रहा है, जिंक जिंक आयन बना रहा है। ये खड़ी लाइन होगी, गलत छपा हुआ है ऐसे। और जिंक आयन कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है। ये वे विद्युत रासायनिक सेल जिससे पुनः आवेशित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बोलो। मुझे याद है इस प्रश्न को मैं करा चुका हूं आपको, बताइए जल्दी से। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, किसको क्या बोलेंगे? बोलो ना। हाँ, प्राथमिक सेल। सेल का ऐसे ऐसे प्रश्नों का अगर जवाब नहीं दे पा रहे बच्चों, तो याद रखना कि आप अपने आप को पहचानो, बस सिर्फ पहचानो कि आप किस गहराई से डूबे हुए हो। जो बताया गया, जो समझाया गया, उस पर आप क्या मेहनत कर रहे हो? सचमुच में करते हो आप मेहनत? पढ़ते हो? हाँ कि ना? नहीं तो यहाँ क्यों आते हो? पैसे दिए इसलिए? वो चूल्हे में चला गया बोल देना, सोच लेना, बस घर में बैठो आराम से। आप क्यों? आप पढ़ते हो? आप भी नहीं पढ़ते तो फिर आ क्यों रहे हो? बोलो। इसका आंसर क्या होगा? सेल का आवेशन एक क्रिया है। क्या आंसर होगा? क्या है? विद्युत अपघटनी क्रिया, आवेशन, चार्ज करना। विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? पढ़ा चुका हूं भाई, ये पूरी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, एक बार जाके देखना वीडियोस। अब ये नहीं ढूंढोगे थोड़ी मिलेगा, पढ़ोगे तब मिलेगा। एक विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा, एक विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा। अब विद्युत अपघटनी सेल ये होता है, एक विलयन है, प्लस माइनस, एनोड कैथोड।
विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, प्लस माइनस, इस सेल से प्रवाहित किया जा रहा है, सेल से विद्युत धारा कहा जाता है प्लस से बहना और इसकी तरफ जाना। ये विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा का बहाव, इलेक्ट्रॉन की बहाव की बात नहीं कर रहे। बोला है बाह्य परिपथ, ये बाहरी परिपथ कहलाता है, ये विद्युत अपघटनी सेल है, तो इसमें कैथोड से एनोड होता है, बाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होता है। यस, आंसर राइट है। निम्न में से कौन कैथोड पर अपना आवेश खो देता है? कैथोड पर आवेश खो देता है, यानी विद्युत अपघटनी प्रक्रियाओं के बारे में कर रहे हैं। कैथोड है नेगेटिव, जब विद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं तो पॉजिटिव आयन, धन आयन अपना आवेश खो देगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z होता है कितना? E/F। E तुल्यांकी भार है, तो E तुल्यांकी भार है, तो ये ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम तुल्यांक बटा F कुलाम, तो ग्राम तुल्यांक प्रति कुलाम, ग्राम प्रति कुलाम। ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है? बोलो। एनोड पर। सबसे अधिक क्रियाशील है लिथियम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है E/F, अभी किए थे, Z = E/F। एक फैराडे में कितना आवेश होता है? 96,500 कूलम। रैपिड फास्ट आंसर देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का, जिसकी अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, जो क्रिया नहीं करेगा, प्लेटिनम। एक मिनट क्या बोला है? एक मिनट ध्यान से सुनिए, मैं प्रश्न को थोड़ा ध्यान देना। अम्ल से, अच्छा अम्ल से क्रिया कराने पर, तो यहां पर जवाब होगा जिंक। जिंक धातु की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। गैल्वेनिक सेल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? गैल्वेनिक सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये होमवर्क है। हम स्टार बैच के बारे में बात करना चाहेंगे। स्मार्ट स्टडी है ये, यानी बेहतरीन स्टडी है जिसमें बच्चा कम मेहनत से, बेहतरीन मेहनत से बेहतर रिजल्ट लाता है और उसकी हर एक पढ़ाई, हर एक टॉपिक उनको समझ में आता है। इसको कहते हैं 2025-26 के एग्जाम के लिए है ये, 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए है स्टार बैच 2.0। इसके बारे में थोड़ी बताना चाहूंगा। इसमें क्लास आएंगी लाइव में, और वो जो लाइव क्लास हो जाएगा उस टाइम नहीं देख पाए तो वो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग HD रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, यानी कि हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन क्वालिटी में आपको वीडियो मिलने वाली है। फिर बात करते हैं कि यार जब आप हमारा कोर्स लेते हैं ना पैड वाला, तो आपको 100% पूरा का पूरा हर एक लेक्चर आपको मिल जाता है, यानी कि ऑल चैप्टर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं भैया कि आपको क्या महत्वपूर्ण मिलेगा। डाउट सेशन मिलती है, डाउट सेशन, जहां पर आपको किसी तरह का डाउट हो तो डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, यानी कि आप उस दिन आकर के अपनी प्रॉब्लम्स आप हमें पूछ सकते हैं। लगभग ये डाउट क्लियरिंग सेशन जो है सैटरडे या फ्राइडे को होता है। आप जब भी आप कोर्स लेंगे, जब 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे या लेक्चर पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में कई तरह के डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट हमें बता दें तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे इस जगह पे। फिर जीरो लेवल टू एडवांस की क्लास होंगी, यानी जीरो लेवल की क्लासेस से लेकर के एडवांस तक, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की आपको क्लासेस मिलने वाली है। क्लास नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और PDF नोट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें भी PDF फॉर्म में ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे। रिवीजन होगा, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो रिवीजन होता है, 1 शॉट मिलेगा, चैप्टर के अंत तक आपको रिवीजन 1 शॉट भी मिलेंगे। साथ में आपको मिलता है PYQs, यानी कि जो पिछले
4, 5, 6 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे कि भाई इनको ये प्रश्न आए थे, देखिए कैसे आया हुआ है और इसको कैसे हल किया जाएगा एग्जाम में, वो पता चल जाए तो आने वाले साल में यानी कि इस साल जो एग्जाम में पेपर जिस तरह से आएगा उनको हल करने में आपको मदद मिलती है, आप उसको समझ पाते हैं। वीरेंद्र कुमार रजक कह रहे हैं कि सर आपसे पढ़ के मैंने अच्छा स्कोर किया है। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे चलें, हमारे ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री और हमारे चैनल का को आप इसको जब ओपन करेंगे, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह का लोगो मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये कोर्स जो है अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्काउंट में। वो है कि ये 1500 का कोर्स है बेटा, 999 मिलेगा। ये 1600 का कोर्स है 12 का, वो 999 मिलेगा। जल्दी करें, इसका लिमिटेड सीट है। याद रखिए एडमिशन अभी लेना है, जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे उतना ही बेहतर होगा। इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला है, आप वहां जाइए और ये ऐप ओपन करिए, ऐप इंस्टॉल करिए। तो आज की बातें बस इतना ही। और हाँ, इस साल की पढ़ाई को बेहतर बनाइए, बहुत ज़रूरी है। पेड कोर्स 11th 12th का मिलने वाला है स्टार बैच के नाम से, नीट का मिलेगा, जीरो लेवल केमिस्ट्री का मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, याद रखना। एडमिशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 96445620 क्या लिए 9644562030 और 9827497052। इस नंबर पर हमें कॉल करें। ये नंबर जो है सुबह, ये अब संडे को नहीं कोई उठाएगा, बता देते हैं आपको। हाँ, मंडे से सैटरडे तक शाम को 6 बजे तक, यानी 10 बजे से 6 बजे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिस टाइम भी कॉल करेंगे। और जिनको भी एडमिशन लेना है कर सकते हैं, लेट मत करो, जितना लेट करोगे उतना महंगा होते जाएगा, आपको पता है ये बातें। तो आज की क्लास, बस आज की बातें ही इतना में समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ कहना तो आप हमें बोल सकते हैं, किसी को कुछ कहना तो बता सकते हैं हमें। हाँ जी, शुभम कुमार सिंह, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं जी? हेलो हिमांशु संता से क्या है कोई? हाँ जी, क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम तो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैनल केमिस्ट्री के लिए है और हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।